जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, पिछले दिन संडे का भी इसमें करंट अफेयर्स है, 27 और 28 अगस्त का। ठीक है। और ये सभी जो करंट अफेयर्स होते हैं, ये द हिंदू, इन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं वहां से लेकर के आता हूँ। ठीक है। आप लोग में से बहुत लोग कह रहे थे कि पिछला जिस तरीके से पहले जो मैं पढ़ा रहा था, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कहीं ना कहीं उस समय छोड़ रहा था, क्योंकि आप लोग उस तरीके से एक जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से आप लोग देख नहीं रहे थे, इसीलिए। लेकिन अब कुछ लोग अगर बहुत अच्छे से अगर मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग अगर बोल रहे थे, तो मैं सोचा कि कोई बात नहीं, कम से कम अगर एक से दो लोग भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मेरे वीडियो से उनको बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, सीरियसली देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा अब से ऐसा ही वीडियो आएगा। ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैप प्रैक्टिस देखते हैं, या कुछ ना कुछ मतलब मैप में हम लोग जरूर देखते हैं। आप देखे होगे पिछला जो मैं अभी आपको जो मैप वगैरह से हम लोग सारी चीजों को देख रहे हैं, जो जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम लोग देखे 2023 का, कितने ज्यादा वहां से जो मैप बेस्ड प्रश्न भी पूछे गए थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डेली देखते हैं, उसी तरीके से हम मैप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से वर्ल्ड कॉइन। ठीक है, ये टॉपिक्स है हमारे। वर्ल्ड कॉइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स। ये उमियम झील, अभी ये सभी करेंट में है। फिर उसके बाद से मिथाइलो टू बी माइक्रोबियम, ये भी अभी न्यूज में है। देखिए ये मैं इसके बारे में बताऊंगा, सारी चीजों को बताना ही है आखिर। उसके बाद से देखिए चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन। तो इतने सारी चीजों को हम लोग आज देखेंगे। इसमें देखिए एक एडिटोरियल रहेगा, जिसके अंतर्गत मैं एक मेंस का प्रश्न दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और बाकी प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सभी को मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक है। और मैं आपको कुछ चीज और खास बात बताना चाहता हूं हमारे चैनल के बारे में। देखिए अभी जो है, अब हम लोग इसमें और भी करेंट अफेयर्स के अलावा एक शॉर्ट ट्रिक्स जैसा कुछ हम लोग यहाँ पे वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें कि हम लोग एक तरीके से मानिए कि उसमें जितने ऐसे जो टॉपिक्स हैं या ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनको हम लोग को रटना ही पड़ता है, तो उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके के टॉपिक पे वीडियोस आपको डेली एक वीडियो मिलेंगे। और उसके अलावा फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक अलग से एक पूरा सीक्वेंस वाइज मॉडर्न 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 जो हिस्ट्री है उसका पूरा सीक्वेंस वाइज मैं उसका चैप्टर लेकर के आपको चलूंगा। तो वो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी चलेगा आगे चल करके। ठीक है, उसका भी वीडियो आएगा, तो आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा। सब आप लोग के लिए है, और जरूर उसमें सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट करके ही बताइएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अभी अपना जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है उससे उसको पढ़ना शुरू करते हैं। और उससे पहले हम लोग मैप देखेंगे। ठीक है। तो देखिए मैप में हम लोग को आज ये देखना है कि ये चाबहार बंदरगाह अभी न्यूज में है। ये चाबहार बंदरगाह लगातार आप देख रहे होंगे कि ये न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ईरान और भारत के साथ थोड़ा सा एक स्पोर्ट को लेकर के थोड़ा विवाद भी चल रहा है इसमें। ठीक है। तो कुछ कुछ मामले हैं, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से इसमें ये याद करना है, ध्यान रखना है कि जो चाबहार पोर्ट है उस पोर्ट को हम लोग मेन चीज याद रखें, क्योंकि यहाँ पे ये भारत के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। ये जो पोर्ट है यहाँ पे विकास किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इस जगह इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और एक चीज और, हम लोग उसी के साथ हम लोग मैप देख रहे हैं, तो मैप का मतलब है कि जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है। आसपास में जो चीजें हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो मैं ये यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो ग्वादर बंदरगाह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चाइना के द्वारा यहाँ पे इस पोर्ट को यहाँ पे बनाया गया। ठीक है। तो चाइना का यहाँ से हम लोग को एक थोड़ा सा दबाव भी बनता है। ठीक है। और ग्वादर बंदरगाह यहाँ पे हम लोगों के द्वारा बनाया गया, भारत के द्वारा। ईरान, ये ईरान के अंतर्गत है। ठीक है। और 2016 में ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये तीनों मिलकर के एक यहाँ पे एक ये जो रूट आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे रोड है ये। ठीक है। तो रोड जो है यहाँ पे एक चैन सप्लाई को और बढ़ावा दे रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ से अपने सामान को, कुछ भी सामान को, चाहे ईरान के द्वारा भी अगर हो गया, मान के चलिए अफगानिस्तान के थ्रू भी, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ से पोर्ट से हम लोग जितने भी अपने सामान यहाँ पे लेकर के आएंगे, उस चीजों को हम लोग अफगानिस्तान तक इस रूट के द्वारा हम लोग यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। तो ये गलियारा यहाँ पे विकास करने के लिए 2016 में ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया के द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए थे।
तो ये रोड मैप इस तरीके से है। इसमें आपको देखेंगे कि यहाँ पे ये जहदान ये आता है, उसके बाद से ये जारंस, फिर ये काबुल तक ये रोड है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लिए मैप। इतना चीजें हम लोग आज इस मैप में देखे, इतना चीज सीखने को मिला। ऐसे ही हर दिन हम लोग थोड़ा थोड़ा हर चीजें सीखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए वर्ल्ड कॉइन, ठीक है, बिटकॉइन सुने थे आप, इस तरीके से एक वर्ल्ड कॉइन है। अब ये वर्ल्ड कॉइन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन से देखेंगे आप, कई बार इससे प्रश्न पूछ लिया गया है। तो अभी वर्ल्ड कॉइन है, ये भी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइरिस पे मेन ध्यान दे रहे हैं। मतलब आइरिस मतलब हम लोग ले जो देखे होंगे कि लगातार हम लोग थंबनेल के साथ हमारा एक पहचान जो अभी आधार कार्ड से रिलेटेड जो है देखे होंगे, हम लोग थंब का अपना यूज करके एक अपना प्राइवेसी के लिए एक मेन की पॉइंट बन गया पहचान के लिए। तो अब हम लोग थंब का यूज कर रहे हैं। अब आगे चल करके खास करके यहाँ पे जो वर्ल्ड कॉइन है, इसमें हम लोग आंखों का भी स्कैन करके यहाँ पे वर्ल्ड कॉइन को एक अलग से प्रूफ और पहचान यहाँ पे सिक्योरिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और प्लस ये वर्ल्ड क्वाइन भी है, क्वाइन के रूप में भी इसको विकास किया जा रहा है। तो क्वाइन और सिक्योरिटी दोनों से जुड़ा हुआ ये चीज है। हम लोग अभी इसको प्रीलिम्स के हिसाब से देख रहे हैं। आगे चल करके अगर कोई मामला आएगा, कोई बात आएगा, तो फिर मैं इसको और अच्छे से अलग से मेंस के दृष्टि से पढ़ाऊंगा। हालांकि मेंस की दृष्टि से अभी भी बहुत सारी बातें इसमें है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के द्वारा ये जो कंपनी है ओपन एआई के द्वारा ये विकास किया गया है वर्ल्ड कॉइन को। ठीक है, ये वर्ल्ड कॉइन को मतलब इसको विकास करने का श्रेय किसको है, यहाँ पे ओपन एआई को। ठीक है, इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। और ये परियोजना जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी पहचान और वित्तीय सार्वजनिक नेटवर्क बनाने का भी दावा कर रही है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से हिस्सेदारी कर सकता है और डिजिटली अर्थव्यवस्था में भी ये शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें इसमें की जा रही है। खास बात इसमें क्या याद रखेंगे, हाईलाइट कर देता हूं, जैसे कि ये ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया वर्ल्ड कॉइन। ठीक है, ये चीज है। और ये एक तरीके से आप कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। फिर आगे चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य करेगा। थोड़ा थोड़ा चीजें हम लोग को देखना है, जो जो खास बातें हैं। अब ये जो पहल है ये बायोमेट्रिक यानी कि आइरिस डेटा एकत्र करने और प्रतिभागियों को वर्ल्ड ऐप के माध्यम से वर्ल्ड आईडी प्राप्त करने में मदद करने के लिए ऑर्ब नामक एक उपकरण का भी उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऑर्ब नामक उपकरण का यहाँ पे इसमें उपयोग किया जाएगा इसका। ठीक है, आईडी वगैरह ये सब चीजों को जो बनाने के लिए अलग से मैनेजमेंट के लिए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद से ऐप के साथ जो है प्रतिभागी वर्ल्ड कॉइन नामक एक यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एकत्र कर सकते हैं। इसके माध्यम से जुड़ करके फिर वर्ल्ड कॉइन नेटवर्क जो है वो केवल तभी कार्य कर सकता है जब उपयोगकर्ता आइरिस को स्कैन करने के इच्छुक हो या फिर अपने स्वयं के आइरिस को स्कैन करवाएं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एक अलग तरीके से डिजिटली आपको जोड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से अपना पहचान जो है वो आंखों के जो आइरिस है उसके द्वारा आपको एक यूनिक आईडी बनेगा। और फिर आप इसमें वर्ल्ड कॉइन के साथ जुड़ करके आप इसमें उसको इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या बातें हैं। तो वर्ल्ड आईडी धारक और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आंखों की पुतलियों को स्कैन करवा लिया है वे इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कॉइन का वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो इस तरीके से इसमें नाम है इसका। ठीक है, पर दावा करने के लिए कर सकते हैं जिसमें वे लेन देन भी कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन का दावा है कि प्रतिलिपिकरण से बचने के लिए बायोमेट्रिक जानकारी के माध्यम से इस नेटवर्क में सभी को सम्मिलित करने का एक वैध तरीका है। मतलब ये भी कह रहा है कि आइरिस का जो स्कैन करना है उसमें, क्योंकि इस पे एक तरीके से ये भी सिक्योरिटी की भी बातें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड कॉइन के द्वारा ये सब जो एक अलग तरीके से यूनिक आईडी जो बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए हमारे आंखों का जो स्कैन किया जा रहा है इसके कारण से। लेकिन जो ये ओपन एआई का कहना ये है कि इससे एक अलग पहचान बनेगा, दोहराव नहीं होगा किसी भी चीज में। अब हम लोग नाम वगैरह एंटर करते हैं तो उसमें कई बार दोहराव आ जाता है, लेकिन इसमें केवल एक पहचान जिससे आपका सारा चीज निर्धारित हो जाएगा, वो है आपका आइरिस का स्कैन।
ठीक है, आगे देखिए, इस प्रक्रिया को व्यक्तित्व का प्रमाणन कहा जाता है और यह लोगों को क्रिप्टो के बदले बार बार नाम दर्ज करने से रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें की जा रही है। आगे देखिए, हमारे भारत के अगर संदर्भ में देखें तो अभी हमारे भारत में क्या स्थिति है इसको लेकर के, तो भारत में भी ये वर्ल्ड कॉइन का यहाँ पे यूज करने का प्लानिंग है। देखिए अलग अलग जगह पर, जैसे कि कंपनी ने दावा किया है कि भारत ने अपनी आधार प्रणाली के माध्यम से बायोमेट्रिक्स की प्रभावशीलता सिद्ध की है। अभी मतलब हम लोगों को देखा जा रहा है कि लगातार हम लोग ने बायोमेट्रिक्स यानी कि थंब का, जो मैं आपको पहले ही जो बताया उसी बात में, क्योंकि हम लोग लगातार आधार से हर चीजों में आप देखते हैं कि अभी बायोमेट्रिक्स को कितना ज्यादा हर चीजों में हम लोग एक प्रूफ के रूप में रख रहे हैं इसको, थंबनेल। ठीक है, बायोमेट्रिक्स वही बोला जा रहा है। तो हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेकर के अब हम लोग आइरिस पे हम लोग भी अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड कॉइन ने भारत में 18 स्थानों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु शामिल है। तो 18 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ये जो वर्ल्ड कॉइन है इसको अभी यहाँ तक लागू किया गया है। ठीक है, जहाँ और ऑपरेटर्स जो है वो लोगों की आंखों का स्कैन कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पर जो है ये और जो है ये और ऑपरेटर्स ये लोग क्या करेंगे, इनके आंखों का स्कैन कर सकते हैं। जो इसमें जुड़ना चाहते हैं वो लोग को यहाँ पे उनके आंखों का स्कैन किया जाएगा, उनका एक परफेक्टली अलग डिफरेंट आईडी भी बनेगा, फिर वो लोग वर्ल्ड कॉइन में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ जानकारी जो थी अभी करंट के हिसाब से वो चीजें आपको मैं यहाँ बताया हूँ। देखिए मेथेन के बारे में अभी कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखेगा, उसमें मैं पूरा मेथेन के बारे में बताया हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बस उसमें जोड़ना है आपको, और वो इस पॉइंट को जोड़ना है कि देखिए क्या है कि हाल ही में जर्मन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशन एकेडमी ऑफ साइंसेस में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि एक जीवाणु है एक प्रकार का, जिसका नाम है कि मिथाइलो 2b माइक्रोबियम ब्यूरेटेंस। ठीक है, और यहाँ पे 5GB1C इस तरीके से पूरा नाम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेथेन आपको लगातार न्यूज में दिख रहा है, उसके लिए आप देख रहे हैं कि मेथेन को उसको एक तरीके से उसको थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है, उससे बचाव करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं लगातार न्यूज में। उसी के साथ एक चीज अगर ये जानकारी मिला हुआ है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु जो है वो लैंडफिल, धान के खेतों में, तेल गैस के कुओं में, इन सभी में जो उत्सर्जन होते हैं उसमें जो मतलब जो मेथेन जो वहां से उत्सर्जित होता है उसको ये कम करने में मदद कर रहा है, ये पता चला है। ठीक है, तो इसलिए इस जीवाणु को खास करके याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही के लिए मैं इसको आपको बताने के लिए इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं मेथेन के बारे में हर चीज सारी चीजें पूरा एक अलग से बना हुआ है वीडियो, मैं उसको पूरा एक एक चीज उसमें मेंस के दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से समझाया हुआ हूँ, बस उसको इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये वाले इस पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसको करना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे उमियम झील के बारे में। ठीक है, उमियम झील कहाँ है, तो ये मेघालय में है। मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे मेघालय का लगभग हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे आपको उमियम झील मिलेगा। ठीक है, तो ये उमियम झील है। यहाँ पे ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से अभी विकास के लिए लगातार हम लोग किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए कुछ ज्यादा ही एक पर्यावरण की हानि, जैव विविधता की हानि थोड़ा सा इस तरीके से हम कर दे रहे हैं, है ना, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रभाव भी पड़ता है। तो उसी के मामले बहुत पहले से ही चल रहे थे, लेकिन अभी ये चर्चे में है, बीच में भी चर्चे में था। तो ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मेघालय उच्च न्यायालय ने उमियम झील की सफाई बनाम यहाँ पे मेघालय राज्य के मामला 2023 में ये कहा है कि किसी अन्य रोजगार अवसर के अभाव में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को क्षति पहुंचाया जाना व्यर्थ या सर्वथा अनुचित है। तो इस तरीके इसमें बातें की जा रही है। हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पे केवल प्रीलिम्स की दृष्टि से इसमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग ये जो झील है ये कहाँ पे है और इसके बारे में कुछ जानकारियां। ठीक है, तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग की उत्तर दिशा में
लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित एक पहाड़ों में स्थित एक जलाशय है ये, ठीक है। और इसके बारे में कुछ कुछ बातें और देखते हैं। तो उमियम झील जो है मेघालय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है यानी कि मानव निर्मित है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। झीलों में से एक है। और जो स्थानीय रूप से यहाँ पे 12 पानी, तो ये 12 पानी के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या चीजें इसमें देखेंगे, प्रीलिम्स की दृष्टि से याद रखेंगे कि ये कहाँ पे है, मेघालय में है, मेघालय में स्थित है। और सबसे बड़े कृत्रिम झीलों में से एक इसको भी यहाँ पे माना जाता है। और इसका एक और नाम है 12 पानी, ठीक है। और सिल्वन हिल्स और खासी पाइन वृक्ष इस विशाल झील की सुंदरता में वृद्धि करते, तो यहाँ पे इस तरीके की अलग अलग तरीके से वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। प्रारंभ में इसे जल विद्युत उत्पादन के लिए एक बांध और जलाशय के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन वर्तमान में यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल है अब। और हाल ही में असम मेघालय की सरकार ने संयुक्त रूप से इसे विश्व स्तरीय जलीय क्रीड़ा स्थल के रूप में भी विकसित करने की घोषणा की है। तो ये सब बातें इसमें की जा रही है, ठीक है, मतलब ध्यान रखेंगे अलग से ये सब पॉइंट को, क्योंकि देखेंगे कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे कहानियों की तरीके से प्रश्न पूछ लेगा, ये सब बातें किस झील के बारे में पूछी जा रही है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे चैल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। चैल वन्यजीव अभ्यारण्य मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इस जगह पर है और एकदम सीध में है, दिल्ली के जस्ट उत्तरी क्षेत्र एकदम सीध में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ पे दुर्लभ ब्लैक बाज को देखा गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये अब इम्पोर्टेंट हो गया है। तो हम लोग को थोड़ा सा इस वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी देखना है, प्लस ये बाज के बारे में भी थोड़ा सा देखना है। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित चैल वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार दुर्लभ काला बाज देखा गया, ठीक है। और अब इसके बारे में कुछ बातें, जैसे कि बाज जो है वो एक्सीपिड्रेट परिवार से संबंधित है ये, ठीक है, और अपने पर्याप्त आकार और अनूठी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर जंगली, पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंगलों में भी ये पाए जाते हैं। और ये IUCN के अनुसार ये लगभग संरक्षण की जो स्थिति है उसमें ये लोग न्यूनतम चिंता के रूप में वर्गीकृत इनको किया गया है, ठीक है। यहाँ पे चित्र भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा चैल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। चैल वन्यजीव अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे, जिनमें से रिसस मकाक, तेंदुए, भारतीय मंटजैक यहाँ पे, और गौराल, शाही और जंगली सुअर, लंगूर, हिमालयी काले भालू शामिल है। तो नॉर्मली ये सब चीजें उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन है कि मैप जो आपको मैं मैप दिखाया उन सारी चीजों को, और कुछ खास बातें, जैसे कि खास बात क्या है, खास बात यहाँ पे जो काला जो बाज देखा गया इस तरीके का, हाल ही में इस तरीके से चर्चित था, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कुछ विशेष बातें अगर है तो वो देख सकते हैं, विशेष बातें अलग से, और कुछ इसमें नहीं है। सरीसृप और पक्षियों की कई लुप्त प्राय प्रजातियों को यह संरक्षण में योगदान दिया है, तो इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। कुछ खास इसमें नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक मुख्य रूप से मतलब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन, ठीक है। ये पूरा हम लोग मेंस की दृष्टि से इसको देखेंगे और अच्छे से इसको समझिएगा। मैं यहाँ से आपको प्रश्न भी देने वाला हूँ, ठीक है। डेली मैप में जो डेली जो हम लोग एक अलग से एक एक पॉइंट में हम लोग जो प्रश्न डिस्कस करते हैं ना किसी मेन टॉपिक एडिटोरियल पे, ठीक है। तो ये हिमालय भूस्खलन क्षेत्र ये आपको दिखेगा, अभी आप द हिंदू में भी देखे हैं, इसमें संबंधित यहाँ पे न्यूज देखे हैं, एडिटोरियल देखे हैं, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी था, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे इस चीज को लेकर के आया हूँ। और प्लस ये हमारे मेंस की दृष्टि से भी हम लोग आप देखे होंगे कि अलग से आप देखेंगे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सारी चीजें आपको दिखेंगे। आप पर्यावरण के सेक्टर में आप देखेंगे, सामान्य अध्ययन पेपर 3 में आपको ये सारी चीजें दिखेंगे।
तो इस तरीके की चीजें हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ऐसे चीज़ों को आप बिल्कुल थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्योंकि देखिए, और इतना ही नहीं है, सामान्य अध्ययन 3 पर्यावरण की स्थिति में तो है ही है, आपको पूरा मुख्य रूप से टॉपिक आपको इसमें सामान्य अध्ययन, आप जो प्रश्न पत्र पहला आप देखेंगे सामान्य अध्ययन जीएस का, मतलब मेंस के दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, उसमें भी आपको दिखेगा, हिस्ट्री दिखेगा उसमें, हिस्ट्री के बाद से आपको देखना उसमें नीचे में ज्योग्राफी में ही आपको नीचे साइड में आपको वहां पे दिख जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो उसके अंतर्गत भी आप देखते हैं वहां पे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं, इस तरह की चीजें आपको, मतलब टॉपिक अलग अलग जगह पे है, लेकिन वहां से प्रश्न जरूर बनता ही बनता है, ठीक है। आपदाओं से संबंधित, अब प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस तरह की चीजें हैं, यहाँ से प्रश्न आपको दिखेगा। और देखिए, आपको प्रश्न भी यहाँ पे दिखाने के लाया हूँ, आपको अगर भरोसा ना हो तो, हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी घाट के क्षेत्र और पश्चिमी घाट में भूस्खलन के कारणों के बीच अंतरों को यहाँ पे बताइए। तो ये इस तरीके से प्रश्न पूछा गया 2021 में। फिर यहाँ पे पूछा गया, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, इसके प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हुए इसके समन हेतु उपाय सुझाइए, ठीक है, यह बताइए। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, और अभी इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, तो इसलिए भी ये न्यूज में है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, अच्छे से इसको समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको आप समझते हैं। देखिए, इस तरीके की कुछ होती है भूस्खलन की घटनाएं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो भी आप ऐसे क्षेत्र देखेंगे, ऊंचाई वाले क्षेत्र आप देखे ही होंगे लगभग न्यूज में, कि क्या होता है, जो जमीन का जो एक, जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचा क्षेत्र होता है, वो अचानक से नीचे धसक जाता है, वो जगह, उस जगह का पूरा मिट्टी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कई विकासशील देशों में भूस्खलन के कारण होने वाली आर्थिक क्षति उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी 1 से 2% तक यहाँ पे हो सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके की भूवैज्ञानिक जो मतलब भूस्खलन जो घटनाएं हैं, उसके कारण से बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति तो होती, मानवीय क्षति अलग, बहुत सारी चीजें इस तरीके, सामाजिक क्षति, अब मतलब उस जगह के, अब पूरा क्षेत्र ही एक तरीके से भूस्खलन में आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा मतलब एक प्रभावित होता है, तो उससे इकोनॉमी तो होती ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि देश का, और देखिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रश्न का जो पिछला प्रश्न जो एनालिसिस कर रहे थे उसमें भी हम लोग देख रहे थे, तो आप देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ये कथन 1 हो गया, ये कथन 1 हो गया आपका, यहाँ से एक रिपोर्ट से संबंधित चीजें पूछ लिया गया। अब दूसरा कथन दूसरे में यहाँ पे ये दे देगा कि देश का लगभग 15% स्थल भाग जो है वो भूस्खलन के खतरों के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। या यहाँ पे हिमालय जिसमें उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत आते हैं, और पश्चिमी घाट उच्च संवेदनशील रखने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इस तरीके की चीजें उसमें दे देगा कथन 2 में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये सब चीजों पे आप फोकस कीजिए, ऐसे ही एडिटोरियल्स वगैरह से प्रश्न अब बन रहे हैं कथन कारण के रूप में, रीजनिंग के जैसा प्रश्न बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा उसको, प्रीलिम्स के दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से भी, ठीक है। भूस्खलन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो भूस्खलन जो है भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें सैल, मिट्टी, मलबे एक भाग, मतलब के एक भाग जो होते हैं वो नीचे की ओर खिसक जाते हैं, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं भूस्खलन कहलाती हैं। यह संचालन छोटे और स्थानीय बदलावों से होकर बड़े और विनाशकारी घटनाओं तक भिन्न भिन्न पैमानों में हो सकता है। भूस्खलन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही ढलानों पर यहाँ पे घटित हो सकते हैं, और वे प्रायः भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, मानव गतिविधि, ये सब पूरे इन सारे गतिविधियों से भी ये सब प्रभावित होते हैं, और इन सभी चीजों से भी यहाँ पे अविसीम भूजल स्तर भी है, ठीक है। तो ये सब मुख्य रूप से कारण है जिसके कारण से भूस्खलन की घटनाएं में देखने को मिलती है, ठीक है। और कुछ अब स्पष्ट रूप से देखिए इसमें और क्या क्या कारण है, कारण तो मैं बताया ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे कारण देखते हैं, जैसे कि भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र, तो सेल विरूपण, उत्खनन और सेलों की रीवर्क जैसे कई यहाँ पे उपसतह प्रक्रियाओं से संबद्ध टेक्टोनिक या फिर नॉन टेक्टोनिक यहाँ पे गतिविधियां, इस तरह की गतिविधियां सब है इसमें शामिल है। यहाँ पे कटाव है, अपक्षय है, वर्षा, हिमपात, ये सभी चीजें जितने भी प्राकृतिक चीजें ये सब हैं,
तो ये सभी चीजों से भी यहाँ पे आपको भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर भूकंप भी एक कारण है यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में। अब जैसे कि ये जो एरिया है वो यूरेशियन प्लेट के साथ भारतीय प्लेट के टक्कर से भी इस तरीके तनाव उत्पन्न होता है, फिर भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। और भूकंप जैसी घटनाएं होंगी तो उससे भी क्या होगा, जो कमजोर क्षेत्र जहाँ पे रहेंगे वो इस तरीके से नीचे धसक जाएंगे। ठीक है, तो ये सब भी एक कारण है। और कारण देखिए इसमें, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सब कारण आपको लिखना है मेंस में, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। जलवायु प्रेरित चरम घटना, अब जलवायु से संबंधित जितना ही घटनाएं यहाँ पे होंगी उससे भी होगा ही। ठीक है, अब जैसे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होना, बहुत ज्यादा वर्षा होना, ठीक है, बर्फ का जमना, ठीक है, भारी वर्षा, ये सब चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, ये सभी भूस्खलन को बढ़ावा देते हैं। मलबा प्रवाह, ठीक है, फ्लैश फ्लड, ये सब चीजें स्थिति उत्पन्न होती है जलवायु घटनाओं के कारण से। इसी में जलवायु परिवर्तन में जो है हिमनद और नदी प्रणालियों, भू आकृतिक विज्ञान और यहाँ पे जैव विविधता पर भी इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मानवीय कारक भी इसमें एक कारण है, मानव जनित जितने भी कारक हैं। अब जैसे सड़क निर्माण हो गया, सुरंग निर्माण हो गया, खनन उत्खनन, वनों की कटाई, शहरीकरण, कृषि, अत्यधिक पर्यटन और विद्युत परियोजना, ये सभी गतिविधियों के कारण से भी भूस्खलन में वृद्धि होती है। ठीक है, भूवैज्ञानिक संरचना के कारण से भी इसमें एक देखने को मिलेगा, ये भी एक कारण है। वैसा क्षेत्र अगर रहेगा, ठीक है, अब उस जगह का संरचना वैसा रहेगा जहाँ पे एक कमजोर स्ट्रक्चर अगर रहता है तो थोड़ा बहुत भी भूकंपीय घटना है, बारिश ज्यादा, चाहे इस तरीके जैसे वर्षा वगैरह अधिक, जो नदियों का जो प्रवाह है, हिम नद का एक प्रभाव है, चाहे मानव जनित जो अभी हम लोग कारण देखे होगा, तो अचानक से क्या होगा, वहां पे भूस्खलन की घटनाएं हो जाएंगी। जैसे कि हिमालय कुछ सैलें जो है यहाँ पे ये चूना पत्थर से बनी है, जो अन्य प्रकार की सैलों की तुलना में जल और भूस्खलन के प्रति अधिक प्रवण होती है, क्योंकि यह अम्लीय वर्षा जल या भूजल में घुल सकती है। यह प्रक्रिया गुफाओं और सिंक होल और अन्य क्रस्ट स्थलाकृति का निर्माण करती है, जो ढलानों की स्थिरता को कमजोर करती है। ठीक है, तो इस तरह की घटनाओं के कारण से भी होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने बहुत सारे कारण देख लिए। कुछ उपाय, जैसे प्रश्न पूछा गया था, तो अगर कुछ उपाय सुझाना हो कि हम लोग को और क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, तो कुछ और बातें हैं यहाँ पे जिसको हम लोग बचने के लिए, सुझाव देने के लिए, ये इस तरीके का जो वर्ड होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या उपाय कर सकते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले तो ये है, प्राकृतिक घटनाएं हैं तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय क्षरण, मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भू खतरों के विरुद्ध वास्तविक समय निगरानी और डेटा संग्रहण के लिए एक सेंसर तंत्र भी लागू करना चाहिए इसमें। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के हम लोग एक प्रौद्योगिकी का, जिस तरीके से हम लोग प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका एक बेहतर जो उपयोग है उसको हम लोग इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक क्षेत्र है, तो कभी भी अचानक से इस तरीके से घटनाएं हो सकती है, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा अलर्ट रहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम जितना जो घटनाएं हैं उसको मतलब वहां पे जो हानि है, अधिक से अधिक हानि जो हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से चेतावनी प्रणाली, ठीक है, एआई और मशीन लर्निंग, ठीक है, एल्गोरिदम का उपयोग करके एक एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास करना महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रणाली आसन्न खतरों का पूर्वानुमान करने और समुदायों को सचेत करने में मदद कर सकती है, जिससे उन्हें निवारक उपाय करने के लिए यहाँ पे बहुमूल्य समय प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह की चीजें भी हम लोग को करनी चाहिए। उसके अलावा हिमालय राज्य परिषद का गठन, एक ऐसी यहाँ पे सहयोगी मंच की स्थापना करना जो कि हिमालय क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक साथ लाता हो, एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम होगा ये। और यह केंद्रीकृत परिषद भूभाग पर विभिन्न दबावकारी घटकों के प्रभावों का
प्रभावी ढंग से आकलन करने और उनका प्रबंधन करने के लिए ज्ञान और अनुभव संसाधनों का साझेदारी करने में भी ये सक्षम बनाएगी। तो इस तरीके की एक परिषद भी होनी चाहिए जो हर तरीके से मैनेजमेंट करे, देख रेख करे, ठीक है। उस जगह पर अगर कोई भी इस तरीके से प्राकृतिक चीजों की भी अगर वहां पे हानि होती है तो ये सारी चीजों का प्रबंधन कर सके, ठीक है, और उसको बेहतर तरीके से भी रख सके उस जगह को। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है अगर एक परिषद होता है तो, ठीक है। उसके बाद से पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण सब चीजें जरूरी है। देखिए जो घटनाएं हो रही है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज्यादा हम लोग भी पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे एक अन्यथा जिस जगह पे हम लोग को जो चीजें नहीं करनी चाहिए, अब जैसे हम लोग एक चित्र में देखिए कि रोड जो है वहां से धसक गया वो उस जगह से, वहां पे वो घटना है। तो उस जगह पर हम लोग रोड डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग को रोड डेवलप करने के लिए अच्छे से सोच समझ के करना चाहिए किस जगह पे कैसी घटनाएं हो सकती हैं। उस जगह को छेड़छाड़ किए, पूरा प्रकृति में छेड़छाड़ किए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण। इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना एक प्राथमिक दायित्व है। परिषद संवहनीय अभ्यासों और उत्तरदायी संसाधनों का उपयोग को बढ़ावा दे करके प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा में मदद कर सकती है। उसके बाद से संवहनीय सामाजिक और आर्थिक विकास, इसमें भी हम लोग संवहनीय या फिर एक सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट करने का एक जो है हम लोग तरीका उस तरीके से यूज करें सारी चीजों को। भूभाग में मौजूद मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन जैसे कि हिमनद, जलधाराएं, खनिज, ऊर्जा स्रोत, औषधि, वनस्पति को चिन्हित करना संवहनीय सामाजिक आर्थिक विकास की क्षमता प्रदान करता है। हालांकि दीर्घकालिक व्यवहार्यता यहाँ पे सुनिश्चित करने के लिए संसाधन दोहन और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच एक संतुलन बना के रखना महत्वपूर्ण है। उसको बना करके रखें हम लोग, ठीक है, सारी चीजों का अच्छे से संसाधनों का यूज करें, लेकिन एक संतुलन भी बना के रखें। उतना यूज करें जितना हम लोग को प्रकृति अलाउ कर रहे हैं, और उसको प्राकृतिक के तरीके से ही, ठीक है, ना कि उसको नष्ट करके करें। तो ये सब बातें इसमें है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कि भवन निर्माण संहिता आकलन, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पे भी आप भवन जो निर्माण कर दिए, खास करके भूस्खलन के क्षेत्र में अगर देख रहे हैं कि उस तरीके प्रभावित क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं वहां पे हम लोग थोड़ा सा उस चीजों को मैनेजमेंट करके अच्छे से ध्यान से जो स्थिति है, जो स्थान है, उसको अच्छे से मेजरमेंट करके, ठीक है, हर चीजों को ध्यान में रख करके प्रभाव कहाँ तक हो सकता है उस जगह तक हम लोग उस चीज वैसे निर्माण ना करें, है ना। तो शहर की हाई रिजोल्यूशन मैपिंग और उनकी भार वहन क्षमता का आकलन प्रभावी भवन निर्माण संहिता के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये सब इसका उपयोग यहाँ पे करना चाहिए। सतत संवहनीय पर्यटन, इसमें भी इसको भी एक बढ़ावा दे करके हम लोग पर्यटन, देखिए इसमें सतत संवहनीय पर्यटन के बारे में कहा जाए तो ये अलग है। अलग कैसे है? सतत पर्यटन जो है वो पर्यावरण जागरूकता, प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण, सुरक्षा और जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति यहाँ पे सम्मान को बढ़ावा देकर के भूस्खलन को कम कर सकता है। तो इस तरीके के परिवर्तन को विकास करना जिसमें कि लोगों को हर चीजों की बेहतर जानकारी मिले, एक सम्मान करने की, एक उनको प्रकृति का एक सम्मान करने का सीख उनको मिले। तो ये सब चीजों से थोड़ा सा क्या होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता बढ़ा सकते हैं, प्रकृति के प्रति, ठीक है। तो उसका क्या होगा, फिर क्षरण भी कम होगा, उस तरीके से उसकी हानि कम होगी, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण आपदाएं भी कम होंगी, ठीक है। अब ये चीज तो हम लोग सुझाव दे दिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि सरकार के द्वारा क्या किया गया। तो कुछ बातें यहाँ पे सरकार के द्वारा की गई है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन नीति 2019 यहाँ पे लेकर के आया गया। यह एक व्यापक दस्तावेज है जो भूस्खलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के सभी घटकों को संबोधित करता है, जैसे कि खतरा मानचित्र, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम और दक्षता निर्माण, प्रशिक्षण, विनियमन नीतियां, भूस्खलन का स्थिरीकरण और एवं समन आदि। तो ये सब कार्य जो है इसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस सरकार के द्वारा की गई पहल है, रणनीतियां बनाई गई हैं। तो ये भी चीजें हम लोग को मेंस की दृष्टि से हम लोग को याद रखना है। उसके अलावा देखिए भूस्खलन जोखिम समन योजना, ठीक है, ये भी सरकार के द्वारा लाया गया और यह एक तैयार की जा रही एक तरीके से योजना है, ठीक है, जिसमें भूस्खलन
प्रवण राज्यों के द्वारा अनुशंसित स्थल विशिष्ट भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई इसमें, जिसमें आपदा रोकथाम नीति, आपदा शमन और गंभीर भूस्खलन निगरानी में अनुसंधान एवं विकास के नियोजन को दायरे में लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण योजना, ये भी है एक सरकार के द्वारा इस तरीके की चीजें की जा रही है। तो ये पहल है, सरकार की पहलों को भी गिना, इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो वहां पे सब चीजों को ध्यान रखिए, कम से कम 3, 4, 5 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये इसमें जो है एक मॉडल बहुउद्देशीय यहाँ पे बाढ़ आश्रयों के विकास के लिए पायलट परियोजनाओं और नदी बेसिन विशिष्ट बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास तथा बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित निकासी के लिए ग्रामीणों को पूर्व चेतावनी देने हेतु बाढ़ मॉडल्स तैयार करने के लिए डिजिटल एलिवेशन मैप जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी एक पहल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे भूस्खलन हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश, ये सभी स्तरों पर भूस्खलन से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए परिकल्पित गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा तैयार किया गया एक दिशा निर्देश है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, सारी चीजें सरकार के द्वारा की जा रही है, तो इसको अलग से ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, लगभग हम लोगों ने जो जो चीजें भूस्खलन से हमें चीजें थी उन सभी चीजों को हम लोग देख लिया। अब आप सबके लिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है मेंस के लिए, आप सभी को आंसर राइटिंग करना है इसमें। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के आलोक में इसके अंतर्निहित कारकों एवं परिणामों को बताते हुए इसके प्रभावों को कम करने हेतु संभावित उपायों पर चर्चा कीजिए। तो इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, टेलीग्राम में भेजना है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं किया हूँ, इसलिए बहुत कम समय में आप लोग कम से कम पूरा देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जरूर लाइक कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे अभी तक तो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।